हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स पेडागोजी में जो टॉपिक करेंगे वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम समय में हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसका नाम है वैन हिलेज थ्योरी। साथ ही साथ हम इसी क्लास में मैथ्स में होने वाली त्रुटियों को भी देखेंगे कि किस किस प्रकार की त्रुटियां मैथ्स को सॉल्व करते समय होती हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा वैन हिले की थ्योरी। देखेंगे वैन हिलेज थ्योरी, वैन हिले का ज्यामिति चिंतन सिद्धांत। ज्यामिति से समझ में आ रहा है कि ये जो है वो ज्यामिति को सीखने के स्तर से संबंधित है। ज्यामिति को हम किस किस स्तर पर सीखते हैं ये उससे संबंधित है। 2 बहनें थी, डायना वैन हिले एंड पायरियर वैन हिले। दोनों बहनों ने इस चिंतन थ्योरी को दिया है कि जो बच्चा है वो ज्यामिति को किन किन स्तर पर सीखता है। देखेंगे ज्यामिति को सीखने का पहला स्तर है लेवल 0 यानी कि स्तर 0, चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन स्टेज। ठीक है, चाक्षुषीकरण अवस्था, मानसिक चित्रण अवस्था या फिर विजुअलाइजेशन स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा आकृतियों को देखकर उन्हें अलग कर सकता है। बच्चा आकृतियों को देखकर उन्हें अलग कर सकता, उन्हें अलग कर सकता है। अगला स्तर है हमारा लेवल 1, स्तर 1, जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक स्तर यानी कि एनालाइजिंग स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? जो बच्चा अभी तक आकृतियों को देखकर उन्हें अलग कर पा रहा, अब वो उसके गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचान सकता है। इस स्तर पर क्या होता है? बच्चा गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचान सकता है। बच्चा गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचान सकता है। आकृतियों को पहचान सकता है। जैसे कि लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा भुजाओं व कोणों को गिनकर आकृति का नाम बता सकता है। आकृति का नाम बता सकता है। ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा आकृति की भुजाओं को, कोणों को गिनकर उनका नाम बता सकता है। ये उदाहरण हमने यहाँ लिया है, यानी कि बच्चा गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचान सकता है। अगला जो है हमारा वो है लेवल 2 यानी कि स्तर 2, अनौपचारिक निगमन स्तर, इनफॉर्मल डिडक्शन स्टेज। इसमें बच्चा क्या कर सकता है? इसमें बच्चा 2 आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है? बच्चा 2 आकृतियों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। कैसे संबंध स्थापित कर सकता? कैसे कर सकता है देखेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, बच्चा बता सकता है कि हर वर्ग जो है वो आयत होता है। हर वर्ग आयत होता है, पर हर आयत वर्ग नहीं होता। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हर वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है, पर हर आयत वर्ग नहीं हो सकता? कैसे? देखिए, ये जो आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है? आयत जो होता है 4 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, जिसमें चारों जो कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या वर्ग हमारा इस परिभाषा पर खरा उतर रहा? देखेंगे। देखिए, वर्ग में भी क्या है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्या आयत वर्ग की परिभाषा को संतुष्ट करता है? अब वर्ग की परिभाषा होती क्या है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और चारों ही भुजाएं समान होती हैं।
सारी प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, लेकिन एक जो प्रॉपर्टी है चारों भुजाएं समान हो रही हैं, आयत इसको पूरा नहीं कर रहा क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरीके से बच्चा दो आकृतियों को कोरिलेट कर सकता है, उनमें संबंध स्थापित कर सकता है। एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेंगे, हर वर्ग आयत होता है, हर वर्ग आयत। ये इससे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में, इस तरीके के एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। हर वर्ग आयत होता है परंतु हर आयत वर्ग नहीं होता, हर आयत वर्ग नहीं होता। एक बार इसको आप ध्यान से शांत माइंड से और समझ लीजिएगा, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हर वर्ग आयत होता है परंतु हर आयत वर्ग नहीं होता। लेवल 2 स्टेज का बच्चा इस तरीके के संबंध स्थापित कर सकता है। लेवल 3 पर क्या होता है, स्तर 3 पर औपचारिक निगमन स्तर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा मैथमेटिक्स की जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव कर सकता है। क्या इसमें गणित की थ्योरम्स को बच्चा प्रूव कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। बच्चा प्रूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि बच्चा जान सकता है कि कोई फॉर्मूला अगर है तो वह किस तरीके से बनाया गया है, इस चीज़ को बच्चा समझ सकता है और जितनी भी थ्योरम्स है उनको प्रूव कर सकता है। ठीक, अगला है लेवल 4 स्तर 4 दृढ़ता स्तर यानी कि रिगर स्टेज। दृढ़ता स्तर यानी कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसमें क्या आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, इसमें बच्चा थ्योरम प्रूफ कर रहा था, लेकिन यहाँ बच्चा थ्योरम्स क्रिएट करने लगता है। यहाँ बच्चा थ्योरम्स क्रिएट करने लगता है, उन पर रिसर्च करने लगता है, यानी कि यहाँ बच्चा जो है हमारा वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मैथ्स में होने वाली गलतियाँ, यानी कि गणित में होने वाली त्रुटियाँ। देखते हैं गणित में होने वाली त्रुटियाँ। एरर इन मैथ्स। जो पहली एरर है वो है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर जो होती है वो क्वेश्चन को उतारते समय होने वाली जो गलती होती है उसे क्लरिकल एरर बोलते हैं, यानी कि उतारते समय होने वाली त्रुटि। कैसे, कोई क्वेश्चन है, कोई मतलब हम संख्या लिखिए 24067, ठीक है, उतार रहे हैं हम क्या 20467, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, हमें ये उतारनी ये थी, हमने उतार ली ये, तो उतारते समय जो गलतियां होती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्लरिकल एरर्स। अगली जो एरर है वो हमारी केयरलेस यानी कि लापरवाही संबंधी त्रुटि, ठीक है। लापरवाही संबंधी त्रुटि क्या होती है, केयरलेस एरर में जो एरर आती है वो होती है प्लस माइनस की मिस्टेक्स। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में हमें प्लस लगाना होता है हम वहाँ माइनस लगा देते हैं, जहाँ माइनस की ज़रूरत होती है वहाँ प्लस लगा लेते हैं। किस वजह से, जल्दबाजी के चक्कर में, यानी कि लापरवाही के कारण हम वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, यानी कि प्लस माइनस की त्रुटि। केयरलेस एरर में कौन सी त्रुटि आती है, प्लस माइनस की त्रुटि। कॉन्सेप्चुअल एरर यानी कि संकल्पनात्मक त्रुटि, यानी कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जैसे कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड के सारे हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं, ठीक। जैसे अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट से केवल एक ज़ीरो लगा सकते हैं,
एक पॉइंट से नंबर के आगे हम केवल एक ज़ीरो लगा सकते हैं। दूसरी ज़ीरो अगर हमें लेनी है तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो और लगाकर तब हम दूसरी ज़ीरो लेंगे। इस तरीके से हमें सारे कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन के नहीं पता, तब जो गलती होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर। ठीक है, यानी कि क्या, संकल्पनात्मक त्रुटि। अगला देखेंगे प्रोसीजरल एरर, यानी कि प्रक्रमण परक त्रुटि। प्रक्रमण परक त्रुटि यानी कि बोर्ड मास संबंधित जो रूल होते हैं, पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ पहले सॉल्व करनी है। बोर्ड मास संबंधित त्रुटि, बोर्ड मास से संबंधित त्रुटि, त्रुटि इत्यादि। ठीक है, बोर्ड मास संबंधित त्रुटि, कैलकुलेशन बेस्ड त्रुटि, कैलकुलेशन बेस्ड त्रुटि, एरर। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड एरर। तो प्रोसीजरल एरर भी आपने समझ ली होगी। अगला देखेंगे एप्लीकेशन एरर, अनुप्रयोग त्रुटि। अनुप्रयोग त्रुटि क्या, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया उसको अप्लाई नहीं कर पाते, यानी कि जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो बच्चे गलती करते हैं उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन एरर। बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, जोड़ घटा गुणा भाग सब सीख लिया, लेकिन जब भी उसके सामने शाब्दिक समस्या आती हैं तो उन शाब्दिक समस्याओं में वो उनको अप्लाई नहीं कर पाता। बच्चा क्या पूछता हमेशा कि मुझे इसमें जोड़ना है या घटाना, मैं इसमें गुणा करूं या भाग करूं। इस तरीके से बच्चा जब पूछता है या इस तरीके की गलतियां जब बच्चा करता है तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन एरर, यानी कि जो उसने सीखा है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा। यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में होने वाली गलतियाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ना समझ पाना, को समझने में होने वाली गलती, ठीक है। अगली क्या है हमारी, मिसरीड एरर, निर्देशों को पढ़ने संबंधी गलती। जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमने निर्देश ही सही से नहीं पढ़ा। हमें गुणा करना था या भाग करना था, हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं और जाके जो हमारे माइंड ने कहा वो हमने कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग भी बहुत गलती करते हैं सीटेट में, एक नहीं बहुत से बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बच्चा समझ लेता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, या सही नहीं है लिखा है तो बच्चा समझ के आंसर दे आता है कि कौन सा कथन सही है। इस तरीके से जो गलती हो जाती है उनको हम बोलते हैं मिसरीड एरर, यानी कि गलत निर्देश को पढ़ने के से संबंधित जो गलतियां होती हैं उसे हम मिसरीड एरर बोलते हैं। हैबिचुअल एरर, स्वाभाविक गलतियां क्या होती हैं, स्वभाव के कारण, यानी कि हमने माइंड में बिठा ही लिया है, गलती को अपने माइंड में हमने बिठा ही लिया। जैसे 6 7 जा 42 होता है, बच्चा बार बार कह रहा है 6 7 जा 48, 6 7 जा 48, 6 7 जा 48, क्वेश्चन में भी गलत कर आया 6 7 जा 48, जबकि होता क्या है हमारा, ये गलत कर आया, जबकि होता सही क्या है हमारा 6 7 जा 42 होता है। बच्चा बार बार की क्या करता है 6 7 जा 48। इस तरीके से जो हम स्वाभाविक रूप से गलतियाँ करते हैं उसे हम बोलते हैं हैबिचुअल एरर्स। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।